आप लोगों को बेटा आवाज प्रॉपर आ रही है, कोई समस्या तो नहीं है? मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, चलिए सुनिए। हमने, मेरा प्यारा बच्चा, जो लास्ट क्लास पढ़ा था उस लास्ट क्लास में कई सारी चीजें सीखा था। आज की क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक लास्ट जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। पहला कोरोजन और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोरोजन पे चलते हैं। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई कोरोजन होता क्या है। कोरोजन एक्चुअली में प्यारा प्यारा अच्छा कई सारे मेटल को लेके डिसाइड किया जाता है। अच्छा, कई सारे मेटल में ये प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्चुअली कई सारे जो मेटल होते हैं वो जब धीरे धीरे रखे रहते हैं तो मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस की प्रेजेंस में उनके ऊपर की जो लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है, वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। इस प्रोसेस और फिनोमिनन को हम कोरोजन कहते थे। डिफिनेशन लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। अगर आपको नहीं आसान डिफिनेशन याद है तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल की जो अपर लेयर होती है वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगती है बाय रिएक्टिंग द एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। ये बोल सकते हो आप पहली डिफिनेशन। अदरवाइज कुछ डिफिनेशन यहां पर दिख रही होंगी आपको। क्या डिफिनेशन दिख रही है? कि कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्लो ईटिंग अप होने लगता है किसका? सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल व्हेन किप्ट इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम काफी देर के लिए कई सारे मेटल को ओपन मतलब ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो उसकी अपर लेयर खराब होने लगती है। मैं आयरन ना वर्ड यूज करके मेटल वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये जो अपर लेयर का डिस्ट्रॉय होना है, अपर लेयर का जो स्लो हीटिंग अप है, ये कई सारे मेटलों में होता है। इसलिए कोरोजन की डिफिनेशन में हमने क्या वर्ड बोला कि कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल की जो अपर लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है या फिर वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। इस प्रोसेस और फिनोमिनन को कोरोजन कहते हैं। अच्छा, कोरोजन में अगर आप देखो यहां पर, अगर वही कोरोजन आयरन के अंदर हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। मतलब ये जो अपर लेयर का खराब होना है वो कोई भी मेटल हो, एनी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, तब तो मेरा प्यारा बच्चा हम उसे बोलेंगे कोरोजन। तब तो हम उसे क्या बोलेंगे? कोरोजन। लेकिन आपको मालूम है कि अगर वो मेटल जो है वो मेरा प्यारा बच्चा क्या है? आयरन है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं प्यारा बेटा? रस्टिंग नाम देने लगते हैं। ये बात दिखाई गई थी। चलिए सबसे पहले हम रस्टिंग से ही शुरुआत करते हैं। अगर आप रस्टिंग का एक एग्जांपल देखो, क्लास 10th में ये एक एक्सपेरिमेंट जो देख रहे हो ऐसा किया होगा। इस एक्सपेरिमेंट में दिख क्या रहा है कि जो पहला केस है, इस पहले केस में एक कील पड़ी हुई है, नेल पड़ी हुई है, उसके अंदर एयर भी अवेलेबल है और मॉइस्चर भी अवेलेबल है या वाटर भी अवेलेबल है। दूसरे में इसके ऊपर ऑयल की एक लेयर चढ़ा दी गई। आपको पता है कि जब पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर डाल देंगे तो गैस का डिजॉल्व होना वाटर के अंदर कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? तुम कह सकते हो कि अभी इसके अंदर एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एक बाई केस मान सकते हो, बहुत कम प्रेजेंट है। तीसरा केस, यहां पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। एक तो वाटर है भी नहीं, ऊपर से एक ऐसा कंपाउंड डाल दिया गया जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला कंपाउंड है। तो यहां पर वो मॉइस्चर नहीं होगा। मतलब मान के चलो वाटर तो है ही नहीं, ये मॉइस्चर तक को भी रिमूव कर लिया तो बिल्कुल ड्राई एयर है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, जो कि 10th में ये क्वेश्चन बनता था कि बताइए ए, बी और सी, इन तीनों में से किस में रस्टिंग बनेगा? तीनों बनेगा कि केवल एक में बनेगा? किस में बनेगा रस्टिंग? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे बच्चों को आंसर पता है कि जो रस्टिंग होगा वो केवल ए में होगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चलती थी क्लास 10th में कि आपको रस्टिंग या कोरोजन होने के लिए एटमॉस्फेरिक गैस के साथ साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस होना भी कंपलसरी है या फिर वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर ये कोरोजन आयरन में होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या नाम देते थे मेरा प्यारा बच्चा? रस्टिंग। आखिर क्या रीजन है कि हम कोरोजन को यहां पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो कोरोजन होता है ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। दैट्स वाई हम कोरोजन को इस चैप्टर में इंक्लूड किए हुए हैं। कोरोजन और रस्टिंग में अंतर क्लियर हो गया। कोरोजन किसी भी मेटल का, रस्टिंग का मतलब जब वो मेटल कौन हो? आयरन हो। अब जैसे सिल्वर की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि कोरोजन सिल्वर में कैसे होता है, तो सिल्वर में देखो, जब बिल्कुल आप यहां देख रहे हो इमेज, जब बिल्कुल नया सिल्वर का कोई बर्तन लाते हो तो वो बहुत शाइन करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लगती है। चाहे घरों में मम्मी की पायल की बात कर लो तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लगती है। ये ब्लैक कलर की जो लेयर चढ़ती है वो सिल्वर सल्फाइड का होता है।
ये छोटी छोटी बातें पता भी होनी चाहिए वाइवा के तौर पे भी। माना आपसे पूछे कि हाँ कोरोजन तो हो गया सिल्वर में, लेकिन उसमें जो ब्लैक कलर की लेयर आई है वो किसकी है, तो कहोगे कि भाई जो ब्लैक कलर की लेयर आई है वो सिल्वर सल्फाइड की है। वो सिल्वर जो होता है वो एनवायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड। उसके कारण जो सिल्वर पहले बहुत शाइन करता है वो धीरे धीरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है, उसकी अपर लेयर एक ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट होने लगती है। दिस इज द कोरोजन इन सिल्वर। नाउ कम ऑन अनदर पॉइंट, कोरोजन इन कॉपर। मैं जब कॉपर के अंदर कोरोजन की बात करता हूं तो कॉपर में जो कोरोजन होता है वो ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है। आप जब कभी भी देखोगे, खासकर कॉपर के बर्तन देखो या कॉपर का जो भी आप आर्टिकल देखो, उस कॉपर के ऊपर जब कोरोजन होता है, एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो जनरली ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है। और ये ग्रीन कलर की लेयर होती किसकी है, ये एक मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट जो होता है इसका मिक्सचर होता है, जो कि ग्रीन कलर के फॉर्म में लेयर क्रिएट कर देता है कॉपर के ऊपर। तो ये कोरोजन इन कॉपर हो गया। आयरन की बात करो तो रस्टिंग हो गया। हमारे सिलेबस में कॉपर और क्या कहते हैं सिल्वर ये सब नहीं है ज्यादा, लेकिन वाइवा के तौर पे थोड़ा थोड़ा याद तो रखो कि लेयर जो कलर आया है वो किसके कारण हुआ आया है। पहली बार हम रस्टिंग को और अच्छे से इलोबरेट करेंगे, उसकी इक्वेशन भी पढ़ेंगे, कैसे हुआ किस तरीके से हो रहा है वो सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन चीजों को सीखो। आगे बढ़ते हैं। अब बात उठती है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। हम कोरोजन से बचेंगे कैसे। एक बात याद रखना, कोरोजन से बचने के हमेशा दो तरीके होते हैं मेरा प्यारा बेटा। हमेशा कोरोजन से बचने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं उस चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। तरीका नंबर एक वो होता है मेरा प्यारा बच्चा जिसे हम लोग बोलते हैं सैक्रिफिशियल मेथड। पहले तरीके में आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं किस नाम से, सैक्रिफिशियल मेथड के नाम से जानते हैं। और एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव मेथड। एक सैक्रिफिशियल आता है और एक बाउंड्री मेथड आ जाता है, कुछ भी आप कह सकते हो। अच्छा, सैक्रिफिशियल तो बाद की बात है। अगर मैं बात करूं उसकी बाउंड्री क्रिएट कर देना उसके ऊपर, उनमें कौन कौन से मेथड आ जाते हैं, जैसे अप्लाइंग ऑयल या ग्रीस। आप लोग क्या करते हो कि आर्टिकल के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा देते हो। ऑयल या ग्रीस लगाने से फायदा क्या होता है कि जो आर्टिकल है, पहली बात कि उसके अंदर जो रफनेस एंड टफनेस होती है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, वो नहीं रहता ज्यादा। दूसरा फायदा ये कि एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट से बच जाता है। बीच में ऑयल की लेयर आ गई, पेंट की लेयर आ गई, चाहे ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऐसा करने से एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में मेटल नहीं आएगा। और मेटल जब एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं कोरोजन या रस्टिंग होने से बच जाएगा। अप्लाइंग कोटिंग, पेंट करना, स्टोर करना प्रॉपर्ली, ऐसा स्टोर करो कि भाई एयर और मॉइस्चर हो ही ना वहां पे। गैल्वनाइजेशन, पाउडर कोटिंग, जैसे ये देखो ये पाउडर कोटिंग कर रहा है, पाउडर कोटिंग भी वैसा ही है, प्रोटेक्टिव मेथड। प्रोटेक्टिव मेथड का मतलब वो प्रोटेक्ट कर देगा मेटल को, किससे, एयर या मॉइस्चर से। तो ये सब तो नॉर्मल मेथड हो गए, ये तो लगभग लगभग 10th में पढ़ा होगा। हम यहाँ पे दो अलग मेथड की बात करेंगे, उनके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड यहाँ पर जो है वो है गैल्वनाइजेशन मेथड। चलिए गैल्वनाइजेशन मेथड देखते हैं कि भाई गैल्वनाइजेशन मेथड में क्या होता है जी। जब मैं बात करता हूं गैल्वनाइजेशन मेथड में तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आता है। अगर तुम देखो जैसे ये गैल्वनाइजेशन मेथड कई बार ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है। आप यहाँ पर एक एनिमेशन देख रहे होगे, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनकी बॉडी बनाने से पहले उसको जिंक के साथ हम कोटिंग कर दे रहे हैं, या अनदर मेटल की कोटिंग की लेयर उस पर चढ़ा दी जा रही है। लेकिन गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या है, गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ द कोटिंग। इसमें हम कोटिंग करते हैं लेकिन एक फिक्स मेटल की, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल। हम जब जिंक की कोटिंग कर दें, जिंक मेटल, जैसे हम आयरन सरफेस या जिसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर कोटिंग कर दें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की, आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, मतलब जो आयरन से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर हम उसकी कोटिंग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हो जाता है। किस चीज से, रस्टिंग से प्रोटेक्शन हो जाता है। सर प्रोटेक्ट क्यों करता होगा और हम नाम क्यों दिए सैक्रिफिशियल। अभी जब मैं इसकी इक्वेशन पढ़ाऊंगा, किसकी, कोरोजन की, कोरोजन नहीं, कोरोजन के अंडर में रस्टिंग की, तो वहां पर तुम देखोगे रस्टिंग होता कैसे है। तो वहां पर यह देखोगे कि जो सबसे पहला आयरन होता है वो एनोड का काम करेगा, और जब वो एनोड का काम करेगा तो वो पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यही रस्टिंग को क्रिएट करने का इनिशिएशन है,
या इनिशियल स्टेप है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज ना करता, वो एनोड का काम ना करता आयरन, तो रस्टिंग शायद ना होता। तो जिंक क्या करता है, जैसे ये आयरन हो गया, इस आयरन के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर दी, चलिए भैया जिंक की कोटिंग कर दी, उससे क्या फायदा, उससे ये फायदा है कि जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब वो अपना सेक्रीफाइस करेगा, वो खुद खराब हो जाएगा, खुद अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर जो आयरन है उसको वो क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। दैट्स वाई इस मेथड को हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जिंक जो होता है वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हम एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर रहे हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आयरन से, आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो आयरन को लूज करने से रोक देगा, और आयरन जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा तब तक वो रस्ट नहीं क्रिएट करेगा। इससे आयरन का खराब होना, आयरन का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, आयरन का रस्टिंग में कन्वर्ट होना, ये रुक जाता है, और जिंक खुद को खराब करके अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सर तब तो जिंक जब लेयर खत्म हो जाएगी तब तो फिर रस्टिंग अब तो हो ही जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, आप कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो किसी को अनलिमिटेड वे में। हाँ जब लेयर हटेगी तो 100% जिंक की लेयर हटेगी तो उसके कोरोजन या रस्टिंग के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो प्रोटेक्ट कर रहा है। और कौन सा हमेशा जो गाड़ी पड़ी रहती है वो पानी के अंदर ही पड़ी रहती है, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब शुरुआत के लेवल पे तो प्रोटेक्ट कर लेगा। और रस्टिंग की मैं एक बात बता दूं, रस्टिंग प्रोसेस अगर एक बार शुरू हो गया फिर वो कंप्लीट हुए बिना रुकने वाला नहीं है। या तो उतना पार्ट तुम काट के अलग कर दो, अदरवाइज वो पूरे का पूरा आयरन को खा जाता है, ये एक बड़ा अजीब चीज है। बाकी कोरोजन में ऐसा बहुत कम होता है। आप एल्युमिनियम की बात करो तो एल्युमिनियम के ऊपर बस हल्का सा एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी, हल्का सा डलनेस आ जाएगा। सिल्वर कॉपर में बस एक लेयर चढ़ जाती है, सिल्वर ब्लैक कलर की और ग्रीन कलर की। ये नहीं कि पता चला सिल्वर की ज्वेलरी रखी हुई है, अब उसमें ध्यान दिया नहीं तो कोरोजन होता गया, पता चला ज्वेलरी गायब हो गई सिल्वर की, ऐसा नहीं होता है। कॉपर के यूटेंसिल्स या कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो भी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन आयरन में तुम खत्म होते देखे होगा मेटल को। वो आयरन केवल अपर सरफेस में नहीं, वो पूरे के पूरे मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जिंक की कोटिंग करके हम कहीं ना कहीं आयरन को बचा सकते हैं। जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खुद लूज करके खुद अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी सैक्रिफिशियल मेथड में गैल्वेनाइजेशन है। कई बार गैल्वेनाइजेशन पूछ लेते हैं कि क्या होता है, तो कहोगे कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर द आयरन सरफेस। आयरन की सरफेस के ऊपर या किसी मेटल की सरफेस के ऊपर जिसको बचाना चाहते हो उसके ऊपर जब जिंक की कोटिंग करोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन। एक नेक्स्ट है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी लगभग लगभग वैसा ही काम करता है, मतलब सैक्रिफिशियल मेथड जैसा। इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये भी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का ही एक केस होता है। इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। दिस मेथड इज, इसमें होता क्या है कि जैसे तुमको इसको प्रोटेक्ट करना है। देखो तुम देखते नहीं कि कई बार कई सारे पिलर जो होते हैं जो पानी के अंदर बनते हैं, तो ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए था। बहुत सारे ब्रिज होते हैं जिसमें आयरन का सपोर्ट दिया हुआ है लेकिन आयरन पानी के अंदर है, तब तो लगेगा यार ये तो बिल्कुल मरने की हालत में, खुद ही मरने आया है पानी में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी जानते हो क्या करते हैं, अलग से एक वायर कनेक्ट करके एक मेटल लगा देते हैं साथ में, और मेटल वही लगाते हैं एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो किससे, आयरन से। कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो आइडिया लग जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको साइड में लगा दिया, देखो उसको साइड में लगा दिया। वही सेम सैक्रिफिशियल मेथड है। आयरन कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और रस्टिंग कर दे ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, अभी रिएक्शन देखना तुम। लेकिन आयरन की जगह पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता रहता है, देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये जो एक्टिव मेटल है ये खुद इलेक्ट्रॉन को लूज करता रहता है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आयरन को प्रोवाइड नहीं करने देगा, और इस तरीके से कहीं ना कहीं आयरन को वो प्रोटेक्ट करता रहता है। तो आयरन सरफेस के प्रोटेक्शन के लिए चाहे गैल्वेनाइजेशन कर दें, हम जिंक की कोटिंग कर दें या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कर दें, तो ऐसे कई सारे मेथड हैं जिसमें कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करते हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस कर ली गई है। तो सब कुछ ये बताने, जितनी भी बातें डिस्कस की वो सब कुछ सीखने भर का था। लेकिन जब मैं देखता हूं कि यार एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है, और पिछले साल के अगर मैं बोर्ड के क्वेश्चन देखूं दोनों, चाहे सीबीएसई की बात करूं चाहे आईएससी की बात करूं, तो जो वो ज्यादा
प्रिफर करते हैं और जो ज्यादा पसंद करते हैं क्वेश्चन देना, वो क्वेश्चन है कि आप रस्टिंग की इक्वेशन लिख के दिखाइए। राइट द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग, आप रस्टिंग की इक्वेशन लिख के दिखाइए। क्या किसी को पता है रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा होगा 10th में। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए Fe2O3। हाँ, Fe2O3 बिल्कुल सही है कृष्ण राम। Fe2O3.XH2 हाइड्रेटेड की फॉर्म में रहता है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जो होती है ये चढ़ जाती है, रस्ट का फॉर्मूला है। अब देखो जरा कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये भी देख लो। प्रोटेक्शन में और भी आ जाते हैं, जैसे आजकल तो एंटी रस्ट मटेरियल आने लगे हैं। एंटी रस्ट मटेरियल का मतलब जैसे सोडियम सिल्कोफ्लोराइड, 1-ब्रोमो-3-क्लोरोप्रोपेन, रोडियम क्लोराइड, हाइड्रोडिक एसिड, ये सब एंटी रस्ट मटेरियल हैं। लोग कहते हैं कि जो भी मेटल यूज करो उसके चारों तरफ लेयर लगा दो और इससे एंटी रस्टिंग के चांस रह जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव का ही काम करते हैं, प्रोटेक्टिव बेसिस पे, कि वो कांटेक्ट खत्म कर देते होंगे और कोई ज्यादा स्पेशल वर्क करते नहीं होंगे। प्लस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, मॉइस्चर को नहीं जाने देते होंगे, ऐसी कुछ खास प्रॉपर्टी रखते होंगे जिससे रस्ट ना होने दें वो। मुद्दा ये है कि इसमें एक इक्वेशन थी, वो इक्वेशन शायद अभी है नहीं, तो वो इक्वेशन हम आपको अलग से समझा देंगे। वो है कि रस्टिंग की इक्वेशन कैसे होती है। चलिए मैं यहीं पे बताने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। इसमें डायग्राम उस दिन मैं ऐड कर रहा था लेकिन आई थिंक ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं अलग से किसी दिन बता दूंगा। एनोड पे होता क्या है रस्टिंग की इक्वेशन में, मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। इसमें होता क्या है कि जैसे जो प्योर आयरन होता है, जैसे यहां पर माना थोड़ा सा ये पार्ट कटा हुआ है, एक्चुअली कई सारे फैक्टर पे रस्टिंग डिपेंड करता है। जैसे रस्टिंग में जितनी ज्यादा मतलब आयरन में जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी रस्टिंग उतनी ज्यादा, मतलब रस्टिंग के लिए अगर मैं कुछ फैक्टर की बात करूं, रस्टिंग के लिए अगर मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूं जिस पे डिपेंड करता है रस्टिंग, तो पहला दैट इज नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ आयरन। आयरन का नेचर का मतलब क्या? आयरन जितना प्योर होगा उतना ही ज्यादा रस्टिंग के चांस है। पहली बात, जितना ज्यादा वो इरेगुलर सरफेस होगा, मतलब अगर इरेगुलर सरफेस ये भी कह सकते हो। इरेगुलर सरफेस का मतलब ये होता है कि भाई जब सरफेस इरेगुलर है तो मॉइस्चर वॉइस्चर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सरफेस स्मूथ है तो पानी वानी रुकेगा नहीं, उस पर बह जाएगा पानी वानी, कलेक्शन अच्छे से नहीं होगा। तो अगर रफ आयरन हो, ऑब्जर्व फील भी कर सकते हो, कई कई सारे आयरन की रॉड बाहर पड़ी हुई होती है, उतनी जल्दी रस्ट नहीं लगता है। लेकिन जैसे कुछ जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सरिया वरिया, उनकी देखो सरफेस कितनी रफ होती है, उनमें 2 ही 3 4 दिन में रस्टिंग देखने को मिल जाता है अगर खुला पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जितनी रफ सरफेस होगी वाटर मॉइस्चर का कलेक्शन उतना ज्यादा होगा, रस्टिंग उतना ज्यादा होगा। दूसरा, इंप्योरिटीज, अगर आयरन जो है उसके अंदर जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज हैं वो भी रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। याद रखना प्योर आयरन में रस्टिंग के चांस कम है, कठिन है। आप एलॉइंग करके बचा सकते हो, एलॉय 2 मेटल को मिक्स करके बचा सकते हो। देखो वहां कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ नहीं है आयरन रॉड, कि हजारों सालों से है, सैकड़ों सालों से, और अभी तक रस्टिंग उसमें नहीं हुआ है। तो रस्टिंग के लिए कई सारे फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आप अपने आप बना के लिख सकते हो। कुछ फैक्टर हमने बताए ही थे कि हाँ मॉइस्चर होना चाहिए, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो फैक्टर तो बताया है। लेकिन जो हाँ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस, जितना ज्यादा आयंस होंगे, आयन की प्रेजेंस में रस्टिंग बहुत तेज होने लगती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ना। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आयन की प्रेजेंस में जल्दी होता है, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा रस्टिंग जो होगा उसके चांस बढ़ जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा, ये ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इक्वेशन ऑफ रस्टिंग आप लिख के दिखाइए। तो यहां पर जब रस्टिंग की हम बात करते हैं तो जो आयरन की सरफेस होती है, जो इरेगुलर सरफेस होती है, वहां पर कुछ ऐसा होता है। जो प्योर आयरन होता है वो एनोड का काम करता है, और यहां पर जो गैस और ये सब प्रेजेंट है ये कैथोड का काम करता है, जिसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट है। ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले क्या होता है, मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले एनोड पे सबसे पहले हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, पता है आपको। Fe जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बात सीधी सी है। कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमेशा यही होता है, कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जहां पे पहले से कौन प्रेजेंट है, O2, वहां पर मिलता है उसको क्या है, H+। सॉरी H+ कहां से आए,
ये H प्लस आया कहाँ से? क्या वाटर से आया है? कह सकते हो वाटर से भी आया है, वाटर भी तो H प्लस OH माइनस में टूटता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं इन एक्चुअल की बात करूं तो जो वाटर होता है वो एयर के अंदर जो CO2 होता है उसके साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बोनिक एसिड, और वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है और वो क्या देता है, H प्लस और कार्बोनेट आयन। देखिए कई सारी किताबों में, कई सारी बुकों में ये कार्बोनिक एसिड करके कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, तो आप उसके लिए परेशान मत होना, आप जैसे कंसिडर करना चाहो वैसे कंसिडर कर सकते हो। H प्लस कम्स फ्रॉम द वाटर डायरेक्टली और it comes from the carbonic acid which is formed when the water is reacted with the carbon dioxide and form the carbonic acid, and when the carbonic acid is dissociated then it produce the H plus ion। तो जो ऑक्सीजन होता है वो H प्लस आयन के साथ कंबाइन होता है और प्लस वो इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया है उसको गेन कर लेगा, यही तो होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। और वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है एक्चुअली में, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं 4OH माइनस आयन, ये लगभग कुछ ऐसा बनेगा। आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इसको यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन करके ऐसे बना सकते हो जैसे बनाना हो आपको। तो रिएक्शन लगभग लगभग कुछ ऐसा होता है। फिर आगे चल के क्या होता है कि ये जो Fe2 प्लस था ये इस OH माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, FeOH का होल ट्वाइस। ये वाटर के साथ कंबाइन करके फिर बना देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड तुरंत डिसोसिएट होता है, मतलब ये डिहाइड्रेट होता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं प्रोसेस के दौरान और वो बनाता है Fe2O3 जो कि फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके रस्ट बना देता है। अब आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलिएगा, आप अपनी बुक में जाइएगा, देखिएगा इक्वेशन में कौन सा स्टेप गोला मार दिया गया है कि सारे स्टेप लिखे हुए हैं। एनोड कैथोड की इक्वेशन समझ लो, एनोड कैथोड की इक्वेशन कुछ ऐसा ही होता है, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, ये फेरस आयन के साथ कंबाइन करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फेरस हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, वो तुरंत फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है फिर से वाटर के साथ कंबाइन करके। फेरिक हाइड्रोक्साइड डिहाइड्रेट होकर Fe2O3 बनाता है जो कि रस्ट ही हो गया। तो रस्टिंग के लिए कुछ ऐसे इक्वेशन इन्वॉल्व होती हैं। हाँ ये छूट गया है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, एक बार आप अपनी बुक से देख करके इसकी इक्वेशन जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि रस्टिंग की इक्वेशन आती है हर बार, ये भूलिएगा कतई नहीं, भूलने वाली चीज है नहीं ये। रस्टिंग तक की बात हो जाने के बाद अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। एक टॉपिक कवर हुआ रस्टिंग, मैं पहले जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं फिर आगे इस टॉपिक पे आता हूं। कोरोजन का मतलब किसी भी मेटल की अपर लेयर जो है उसका स्लो ईटिंग अप हो जाना, या फिर अपर लेयर का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना जब वो मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कंबाइन करता है। दिस प्रोसेस और फिनोमिनन इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन के केस में इफ मेटल इज आयरन देन दैट इज नोन एज रस्टिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अलग अलग मेटल में अलग अलग होता है, सिल्वर में ब्लैक कलर की लेयर सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है, कॉपर में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण ग्रीन लेयर की लेयर चढ़ती है, आयरन के अंदर रेडिश ब्राउन होता है जो कि रस्ट होता है, फॉर्मुला होता है Fe2O3.XH2O। रस्टिंग इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के बहुत तरीके, बेसिकली दो तरीके, प्रोटेक्टिव मेथड, सैक्रिफिशियल मेथड। प्रोटेक्टिव मेथड में क्या है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग ये सब लगा लेना। सैक्रिफिशियल में दो आते थे, गैल्वेनाइजेशन और एक आता था इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन दोनों में काम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रहता है वो खुद इलेक्ट्रॉन देके खराब होने की टेंडेंसी फॉलो करेगा लेकिन आयरन को बचा लेगा, इसलिए वो सैक्रिफिशियल मेथड में आते हैं। सारे टॉपिक में से रस्टिंग की जो इक्वेशन है वो कहीं ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू अनदर टॉपिक्स। आप रस्टिंग की इक्वेशन जरूर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारे सामने देखो एक नया टॉपिक आया है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है इट इज द अरेंजमेंट, ये बेटा अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं इनका अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये बताया गया था रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करो, चाहे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अलग अलग किताबों में उल्टा नीचा दोनों लिखा होता है। उसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सर क्या कहीं लिखने के काम आती है, नहीं।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत महसूस होती है कई जगह पे, कई बार कंपटीशन में जरूरत महसूस होती है, कई बार तुम्हें पता होना चाहिए कंपैरिजन। क्लास 10th में इसी को तुम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज की फॉर्म में याद करते थे। कौन मेटल ज्यादा एक्टिव है, जो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता था, वो उसका छोटा बच्चा जैसा था, मतलब उसी का छोटा सा हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा एलिमेंट को कवर करके किए हुए हैं कोशिश। इसमें कुछ बातें याद रखना। क्या बात याद रखना कि ऊपर वैल्यू निगेटिव में माइनस का 3.05 लिथियम का है। याद रखना कि रिड्यूसिंग पावर ऊपर वालों की ज्यादा होती है। इसको लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, एक बार मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे कंफ्यूज ना हो। याद रखना कि जो रिड्यूसिंग पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर, इस पर क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग पावर ऊपर जाने पे बढ़ती है। एक याद रखो, सारे नहीं, उसी से सब रिलेट कर लोगे। रिड्यूसिंग पावर ऊपर बढ़ती है, मतलब ऊपर वाले नीचे वालों को अच्छे से रिड्यूस कर लेंगे। बात नंबर एक, कई जगह पर ये चीज यूज होगी। अगर रिड्यूसिंग पावर ऊपर बढ़ती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे। और ऐसे भी मत याद रखो, देखो ऊपर निगेटिव वैल्यू है ना, ई नॉट रेड क्या है, निगेटिव, जितना ज्यादा निगेटिव, तो उससे ये याद रखो कि ई नॉट रेड जितना ज्यादा निगेटिव होगा, रिड्यूसिंग जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है निगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट रेड। ई नॉट रेड जितना कम हो, ऐसे कह सकते हो, या निगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा हो। एक क्वेश्चन क्लास 11 में आता था रिडॉक्स चैप्टर में कि 3-4 एलिमेंट लिख देता था, कहता था इनको अरेंज करो रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग, जिसका ई नॉट रेड जितना ज्यादा निगेटिव होता था उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होती थी। याद रखिएगा वो बात। तो रिड्यूसिंग पावर जितना ज्यादा ई नॉट रेड निगेटिव होगा उतनी ज्यादा होगी। अब एक याद करना है खाली, बाकी उल्टा अपना बना लो। रिड्यूसिंग पावर अगर ऊपर जाने बढ़ती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे बढ़ेगी। अच्छा, हमको कोई लोग बताओगे यहाँ जो क्लास में बच्चे हैं कि कौन इजिली ऑक्सीडाइज होगा, ऊपर वाले कि नीचे वाले, कौन इजिली ऑक्सीडाइज होंगे, विच विल इजिली ऑक्सीडाइज? यही गलत है, ऊपर वाले इजिली ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि जिनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं। नहीं याद है? याद करो, क्लास 10 में नहीं पढ़ा था कि जो रिड्यूसिंग पावर जिसकी ज्यादा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज खुद होते हैं। तो वो अगर कोई बोले कि इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज्यादा अच्छा है, तो ऊपर जो है वो ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग पावर उनकी ज्यादा है। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने का मतलब दूसरों को रिड्यूस करेंगे लेकिन खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे ना। तो इसीलिए कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, ऊपर वाले, जिनका ई नॉट रेड क्या होगा, निगेटिव। देखो सारे शब्द जुड़े हैं, देखिए मैं अलग अलग याद करोगे भूल जाओगे। आप याद रखो कि रिड्यूसिंग पावर जिसकी ज्यादा है, अगर रिड्यूसिंग पावर ऊपर जाने बढ़ती है तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब खुद के ऑक्सीडाइज होना भी ऊपर ही बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर नीचे बढ़ रहा है तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं वो खुद रिड्यूस होते हैं इजीली। तो देखिए दो टर्म आ गए, रिड्यूसिंग पावर और खुद रिड्यूस होना। खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी नीचे बढ़ती है और रिड्यूसिंग पावर ऊपर बढ़ता है। तो आप माना जैसे बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये तो सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एक बार दोबारा बोल दे रहा हूं। आप ऐसे याद रखो कि ई नॉट रेड जितना निगेटिव होगा, एज निगेटिव जितना निगेटिव होगा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होने का मतलब इजिली ऑक्सीडाइज होगा, मतलब फिर वो इजिली ऑक्सीडाइज होगा। अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो कम होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगी वो जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी वो कम होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी। रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो भी मेरा प्यारा बच्चा क्या होगी, कम होगी। चलो अब इसमें तुमको साथ थोड़ी टेबल दिख ना रही हो तो उसको हम थोड़ा टेबल सुधार देते हैं, फिर मैं आगे इसको बढ़ाता हूं। देखिएगा इसमें ये जो टेबल तुम देख रहे हो, इस टेबल का एक दो बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको ये टेबल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। समझो सर इसका ट्रेंड याद करना क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो प्यारा बच्चा। देखो ऊपर लिथियम है तो कई सारे जगह पर कई सारे पैटर्न मिल जाते हैं, आप जो भी फॉलो करना चाहो बना सकते हो। जैसे लिथियम के बाबा सरदार, ऐसे याद कर सकते हो, लिथियम के बाबा सरदार,
मैं वो कोशिश किया हूँ कि पूरे कवर हो जाए इसमें, ठीक है। एक दो कभी कभी बीच में छूट जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और बड़ी है, इसीलिए जितना दिख रहा है यहाँ पे उतना ही लिख लेना, उतने से ही काम चलेगा, कंपटीशन में भी हेल्प करेगा तुम्हें। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो पता चलेगा इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। लिथियम के बाबा सरदार, ठीक है। काका नाना मांगे आलू पानी, यहाँ एक वाटर होता था, वाटर फिलहाल छूट गया, लेकिन चाहो तो वाटर भी लिख सकते हो, H2O। तो यहाँ लिख सकते हो काका नाना मांगे आलू पानी। अच्छा जी, लिथियम के बाबा सरदार, नाना काका नाना मांगे आलू पानी, ऐसे बना दिया। फिर यहाँ क्या कर दिया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, ठीक। तो देखो आलू पानी मांग रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर कर दिया। कर दिया एक ही में, कैडमियम में ही है, ठीक। यहां तक हो गया। आगे देखो, कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन की, तो ये हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब कोबाल्ट, सुनता Sn, प्रभु Pb, हाइड्रोजन की। कोको आई होगी आज बिहार या पटना से, और कल ऑस्ट्रेलियन फूफा। मतलब अब तुमको बनाना है या कुछ आप खुद ही देख लो। तो अब देखो, ये जब तुम दो चार बार रिपीट करोगे ना, वो याद होने लगता है, इतना कोई कठिन नहीं है। जब मैं लिखता हूँ तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है, वो मेरे लिए बहुत कठिन टास्क नहीं है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा कठिन टास्क है। एक क्रम में याद रखना है तो याद कर सकते हो, तो याद हो भी जाएगा। लिथियम के बाबा सरदार नाना, ठीक है, ऐसे बना सकते। लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुनता प्रभु हाइड्रोजन की, कोको आई होगी बिहार पटना, और बाकी कल ऑस्ट्रेलियन फूफा। बना लो, जाओगे लिखोगे, एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद होगी तो आपको कई जगह पर हेल्प मिलेगा, और आप उम्मीद पे थोड़ा खरे उतरिएगा, कोशिश करिएगा, लिख के एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरा सेंटेंस याद रखिएगा। आपको जरूरत महसूस होगी, बोर्ड में कम जरूरत महसूस होती है, कंपटीशन में ज्यादा जरूरत महसूस होती है, तो आपको याद भी रहेगा तो अच्छा भी रहेगा। क्योंकि आजकल बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें वैल्यू दी रहती है, इन और की वैल्यू दे रहती है, दिया होता है, तो आप कंपेयर करके बता सकते हो, लेकिन कई जगह पे दिया नहीं रहता है वैल्यू, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें सिखाई, एक कोरोजन, कोरोजन के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और अब हमारे सामने आया है अगला टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फरहान आवाज आ रही है? भव्या, सूरज, ठीक है। चलिए, अब मेरे सामने है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फैराडे लॉ में बताया गया था। इलेक्ट्रोलिसिस किसी को याद, चलो मैं ही बताता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट होता था, उससे जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते थे, माना मेरे सामने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता था, कोई भी मेरे सामने इलेक्ट्रोलाइट होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे तो पहले वो आयन में ब्रेक हो जाता था। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड पे जाते थे और डिस्चार्ज हो जाते थे। इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते थे इलेक्ट्रोलिसिस। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि कैथोड और एनोड पे क्या मिले, व्हाट वी ऑब्टेन, दैट इज उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हर साल मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं और लास्ट में बच्चे यही आते हैं कि सर ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। उनमें वो बच्चे ज्यादा होते हैं जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़ाई करते हैं वो तो छोड़ ही देते हैं, स्किप कर देते हैं, कहते हैं आता ऐसे नहीं क्वेश्चन ज्यादा, तो छोड़ ही दो। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ध्यान देंगे। पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक नॉर्मल मतलब समझाता हूं। नॉर्मल मतलब समझने के लिए ये नीचे एग्जांपल देखो। माना तुम्हारे सामने मोल्टन NaCl है। देखिए मोल्टन और एक्वस में अंतर है। मोल्टन का मतलब है वही मेल्टेड फॉर्म में, ये है मोल्टन का मतलब, और एक्वस का मतलब इन द वाटर। तो जैसे NaCl मोल्टन फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पे ये भी आयन में ब्रेक करेगा, Na+ एंड Cl-, कैटायन एंड एनायन। इक्वेशन लिख रहा हूं, एनोड की इक्वेशन लिख रहा हूं और कैथोड की इक्वेशन लिख रहा हूं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे जाता कौन है, एनायन, तो ये एनायन है तो ये एनोड पे जाएगा। कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनायन एनोड पे गया, एनायन एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ये कैथोड पे गए, और कैथोड पे उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन गया, सोडियम बन गया। यही प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। कौन, क्लोरीन
एंड सोडियम। क्लोरीन और सोडियम का मतलब सोडियम एट कैथोड ऑब्टेन हो रहा है और क्लोरीन तुमको एनोड पे ऑब्टेन हो रहा है। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इनको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। Cl2 एनोड पे और Na कैथोड पे, इन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर प्रॉब्लम कहां आ जाती है? एक्चुअली में क्या होता है कि कभी कभी हमारे सामने ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं वो अलग अलग आने लगते हैं। ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू या एक्वा सॉल्यूशन में, तो आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन मैं भी लास्ट में अटेंडेंस लूंगा तो मैं बात भी करूंगा जो बच्चे इधर जल्दी रिमूव हो गए हैं, क्या टेक्निकल इशू आ रहा है। हमने क्या कहा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी तुम पास करोगे, इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक होगा, आयन में ब्रेक हो जाने के बाद रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? उसको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। हमको नॉर्मल जो कैटायन एनायन है वो ना मिलके कुछ अलग अलग प्रोडक्ट भी मिलने लगते हैं। ये एक अजीब चीज है। और कभी कभी क्या होता है कि जिस कैटायन एनायन को जाना चाहिए वो फिजिबल भी होता है, जा भी सकता है, लेकिन वो इतना स्लो होता है काइनेटिकली, मतलब साइज में या तो बड़ा हो या तो काइनेटिकली मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो वो मूवमेंट नहीं जब कर पाता है तब भी नहीं जा पाता है अपने इलेक्ट्रोड पे। इसको बोलेंगे ओवर पोटेंशियल। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको एग्जांपल देके समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी एग्जांपल में तुम ये समझो, यहां से अंदाजा लगेगा। क्या अंदाजा लगेगा? अगर नॉर्मल NaCl होता मॉल्टन, तब तो कोई डाउट है ही नहीं। कोई डाउट नहीं का क्या मतलब? अगर Na+ है, एक ही कैटायन है, एक ही कैटायन है तो कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे हमको सोडियम ही मिलेगा। एक ही एनायन है तो एनोड पे जाएगा, Cl2 मिलेगा। डाउट खत्म। लेकिन जब कैटायन एक से ज्यादा हो जाए, जब एनायन एक से ज्यादा हो जाए, तब ये सोचना पड़ता है कि कौन कैटायन कैथोड पे जाएगा और कौन एनायन एनोड पे जाएगा, कौन कैटायन कैथोड पे जाएगा और कौन एनायन एनोड पे जाएगा, तब ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। चलिए देखिए एग्जांपल। जैसे पहले हमने लिया था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में कैथोड पे सोडियम और एनोड पे Cl2 मिला था। अब यहां देखो, जब तुमने एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया, अब इस पे समझना, ये बड़ा अच्छी चीज है। एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया, अब क्या है? अच्छा, अब जब तुमने एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया है तो एक्वस सोडियम क्लोराइड में तुमको प्रोडक्ट बिल्कुल अलग मिलेंगे। इसमें तुमको Cl2 मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। वहां क्या मिल रहा था तुम्हें मेरा बेटा? वहां मिल रहा था आपको Na और Cl2। अब कैसे मिलेगा इसको भी ध्यान दो, समझो। यहां पे एक्वस NaCl जब हमने लिया तो एक्वस NaCl कैसे टूटा? देखो NaCl टूटा कैसे? Na+ में और Cl- में टूटा, ठीक। क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी आयोनाइज होगा। वाटर कैसे आयोनाइज होगा? H+ में और OH- में। अब समस्या आई यहां पे। समस्या आई क्या कि यहां पे दो कैटायन है। देखो जरा, ये दो कैटायन है, कौन कैथोड पे जाए? ये है चांस की बात। और दो एनायन है। एक्वस के कारण ये प्रॉब्लम आ गई थी। एक्वस के कारण दो कैटायन है और दो एनायन है, तो दो कैटायन में से कौन कैटायन कैथोड पे जाएगा? दो एनायन में से कौन एनायन एनोड पे जाएगा? इसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद, 10th ICSE के बच्चे तो पढ़ते हैं इसको। उनको ये बताया जाता है कि दो कैटायन में से कौन जाएगा, दो एनायन में से कौन जाएगा। चलिए मैं इसको याद करवाता हूं पहले। जब इस बात के चांस आ जाएंगे यार, दो कैटायन में से कौन जाएगा, दो एनायन में से कौन जाएगा, तब क्या होता है? नियम क्या है? नियम ये कहता है कि अगर दो कैटायन है, यहां ध्यान देना, नियम ये कहता है, आगे नियम लिखा होगा, मैं यहां समझा देता हूं नियम, ठीक। यहां अगर दो कैटायन है तो दो कैटायन में से वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा जिसका E0 जितना ज्यादा हो। सीधी चीज, ज्यादा का मतलब यहाँ +2 की बात है। मतलब अगर हम ऐसे बोले, इन केस ऑफ कैटायन में अलग से लिखूं तो ज्यादा समझ में आएगा। इन केस ऑफ कैटायन, कैटायन के केस में जिसका E0 ज्यादा होगा, जिसका E0 मोर होगा, ज्यादा होगा, वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा।
वो प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होगा, वो प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होगा। सर वो ही क्यों, वो तो मेरा अच्छा रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसको या तो रिलेट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे याद करो। तुमने देखा क्या कि दो कैटायन है, अच्छा ये कैटायन है, ये कैटायन है, कैथोड पे जाके करते क्या, रिडक्शन, तो ये रिडक्शन करता तो Na बनाता, और हाइड्रोजन अगर रिडक्शन करता तो क्या बनाता, H2 बनाता। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इतना है। सर ये कैसे पता चला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूरा ऑर्डर था कि नहीं था। अब याद करने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है, डायरेक्ट रट लो तब भी काम चल जाता है, कुछ ही का रटना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्डर तो याद ही कर सकते हो। तो इन दोनों में ई नॉट रेट ज्यादा किसका है, नीचे वाले का, पॉजिटिव में है ना, तो इसका ज्यादा है, तो ये प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होगा। अब ये प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड पे तुमको सोडियम ना मिलके क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, तो कैथोड पे H+ जो होगा वो प्रेफरेंसली इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। अंतर आ गया, वहां कैथोड पे Na मिला था, यहाँ कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा। एनोड पे आ जाओ, अच्छा एनोड पे नियम पे आ जाओ। एनोड में भी दो थे, एक Cl- जो कि Na+ से आया है, और एक OH-। तो इन दोनों में से कौन, इन दोनों में से कौन भी प्रेफरेंसली डिस्चार्ज हो सर, तो इसमें नियम क्या है कि जिसका ई नॉट रेड जो हो वो लोअर होता है। एनोड पे वो प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होते हैं जिसका ई नॉट रेड क्या होता है, कम होता है। जिसका ई नॉट रेड कम होता है वो प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होंगे। इसका ई नॉट रेड इतना है, इसका ई नॉट रेड इतना है, तो कौन प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होना चाहिए था। सर ये तो वाटर है, यहाँ OH तो नहीं लिखा है बेटा, वो वाटर और OH की इक्वेशन एक ही जैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, देखो कैसे, ऐसे, ये 2H2O + O2 ऐसे करके ही लिखा जाता है, +4 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन थोड़ा याद कर लेना, ये जरूरी इक्वेशन है। किताबों में या तो ऐसे लिखे होते हैं इक्वेशन, या तो ऐसे लिखे होते हैं वाटर की फॉर्म में, वो लगभग लगभग एक ही जैसा है, वो थोड़ा डिसऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे हैं बस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में अधिकतर ऐसे इक्वेशन लिखते हैं OH- का। तो या तो तुमको O2 मिल जाए, ये मिल जाए एनोड पे, ये मिल जाए एनोड पे, तो इसका ई नॉटेड इतना है, इसका ई नॉटेड इतना है, तो कौन प्रेफरेंसली डिस्चार्ज होगा, जो कम होगा वही ना भैया, वही तो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो मतलब होना कौन चाहिए था, होना यहाँ पर कौन चाहिए था, O2 तुमको मिलना चाहिए था एनोड पे। लेकिन यही तो समस्या है, यहाँ एक दो नियम नहीं और भी नियम है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नियम लग गया कि जो O2 होना चाहिए था, लेकिन O2 ओवर पोटेंशियल हो गया, ओवर पोटेंशियल। सर ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या, O2 का एनोड पे जाना काइनेटिकली कठिन है, मतलब उसका मूवमेंट करना उसके लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। अब जैसे रेस है, जाना इसको चाहिए, अब वो बहुत मोटा आदमी है भाई, तो पतला वाला कहता है हाँ तुम क्या, हमें हम ही दौड़ के आगे भाग जाए, तो यहां पर ये नियम भी लग जाते हैं। अब कौन कहां लग जाए, यही बड़ी समस्या है। एक पैटर्न होता तो काम भी चल जाता, एक पैटर्न से चलो आपने सिखा दिया हमको कि दो कैटायन होंगे, दो एनायन होंगे, दो कैटायन में जिसका ई नॉट रेट ज्यादा होगा वो चला जाएगा, दो एनायन में से जिसका ई नॉट रेट कम होगा वो जाएगा, चलो यही सिखा दिया तो काम चल जाता सब। लेकिन उसमें पता चला ओवर पोटेंशियल आ गया, जिसको जाना चाहिए था उसमें ओवर पोटेंशियल के कारण वो नहीं जा पाया, तो फिर दूसरा चला गया। तो इसमें जाना चाहिए था O2 को इन और आउट कंपेरिजन के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन ओवर पोटेंशियल के कारण कौन चला जाता है, क्लोरीन, तो तुमको Cl2 मिलेगा कहां पर, एनोड पे। और कैथोड पे कौन मिल गया था, Na नहीं मिला था, कैथोड पे कौन मिला था, हाइड्रोजन मिला था। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बदल गए, नॉर्मल NaCl में Na और Cl2 थे, यहां पर H2 और Cl2 आ गए। अब मैं कुछ नियम समझाता हूं, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, इसको मैं यहां पर समझाता हूं जिससे कंफ्यूजन दूर हो। पहली बात सुनो, पहली बात, इफ मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर देखो कंक्लूड कर रहा हूं इसलिए ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो तो नो टेंशन, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट के में केटायन जो होगा, एक ही केटायन एक ही नायन होगा, सीधा सीधा सिंगल सिंगल, तो जो भी केटायन होगा वो कैथोड पे जाएगा, जो भी एनायन होगा वो एनोड पे जाएगा। अब कोई भी हो मोल्टन होता, अगर जैसे मैं लिख देता मोल्टन NaBr, तो Na+Br-, तो प्लस वाला मतलब केटायन कैथोड पे, तो एन सोडियम हमको कैथोड पे मिलेगा, Br2 हमको एनोड पे मिलेगा। चाहे रिएक्शन लिख के दिखाओ चाहे डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इफ मोर देन वन आयन, मोर देन वन आयंस, अगर एक से ज्यादा आयंस हो तब क्या हो सर, अगर आयंस एक से ज्यादा होंगे
तब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगेगी। क्या लगेगी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगेगी। ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी ये कहता है कि दो कैटायन में से, किसी को याद है क्या, दो कैटायन में से कौन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, देखिए किसको याद होगा, दो कैटायन में से जिसका ई नॉट रेट ज्यादा होगा। हाँ, जिसका ई नॉट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका ई नॉट रेट ज्यादा होगा। देखो इसलिए भी तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका ई नॉट रेट ज्यादा होगा, ठीक है। और दो एनायन हो, अगर अगर दो एनायन हो, वहां पर एनायन दो हो या दो से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या ऑर्डर आया था कि जिसका ई नॉट रेट कम हो, ठीक है। तब तुम्हें यह ध्यान देना पड़ेगा, जिसका ई नॉट रेट कम हो। इसमें और तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, एक ही दो कॉन्सेप्ट नहीं लिखते, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, देन उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब फिर कंपैरिजन में, जैसे माना किसी ने कहा दिया सिल्वर इलेक्ट्रोड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद सिल्वर इलेक्ट्रोड सेम है, AgNO3 सिल्वर के साथ भी है और AgNO3 प्लेटिनम के साथ भी है, देख लो। अब AgNO3 जो होता, तो AgNO3 अगर टूटता तो कैसे टूटता, Ag प्लस में Cl माइनस में, और एक्वस है तो एक्वस का मतलब वाटर किस में टूटता, H प्लस में OH माइनस में, ठीक है। और चूंकि सिल्वर है तो सिल्वर की इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये भी यूज हो सकता है, मतलब ये खुद पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दो कैटायन दो एनायन तो हैं ही, लेकिन तुम देखोगे कि वहां सिल्वर जो मेटल जो एक्टिव होते हैं, तो देखोगे जो एक्टिव मेटल होते हैं वो प्रेफरेंसली क्या होने लगते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। पता चलेगा कि ना तो Cl जाएगा ना तो OH माइनस जाएगा, जिंक ही ऑक्सीडेशन करने लगेगा, जिंक ही पार्टिसिपेट करने लगेगा। प्लेटिनम में तो कोई टेंशन नहीं होती है। और चौथा केस, केवल 4 ही केस लगते हैं, और चौथा केस एक्सेप्शनली ओवर पोटेंशियल वाला केस, ओवर पोटेंशियल वाला केस, मतलब जिसको जाना चाहिए था पता चला वो नहीं गया, तो लिखा क्या होगा आंसर में, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल लिखा होगा कि वो काइनेटिकली इतना भारी है कि वो जा नहीं सकता है, तो इसलिए मजबूरी बस कौन गया, फिर दूसरा वाला, ये ऐसे लिखा मिलेगा। इन्हीं चारों का कंक्लूजन है। अब तुम अप्लाई करना, मेरे देखो बहुत कठिन होता है, मैं तुमको बता दूं कि कब कौन जीत जाएगा, ये बड़ा कठिन है। तो मन में क्वेश्चन आएगा सर फिर तो हम आंसर ही नहीं बता पाएंगे। मैं एक बात बताऊं, आप पिछले जितने साल का पेपर उठाओ, इवन कंपटीशन पेपर उठाओ, आपको इन्हीं में से रटे रटाए ही मिलते हैं। यही सेम क्वेश्चन तुमको क्लास 11 में भी मिला था, यही सेम क्वेश्चन तुम्हें क्लास 12 में भी देखने मिल रहा है। तो सर तैयार कैसे करें, ठीक। तो तुम पहले हर क्वेश्चन का ये याद करो कि प्रोडक्ट क्या है, पहले से याद कर लो। जैसे तुमने याद कर लिया मॉल्टन NaCl, जो अभी पिछले समझाया था, इसमें है नहीं, मैंने समझाया था। मॉल्टन NaCl में प्रोडक्ट क्या याद किया था, मॉल्टन NaCl में याद किया था कि तुमको मिलता है H2 कैथोड पे, Cl2 एनोड पे, ठीक है। देखो जैसे मॉल्टन NaCl था, मॉल्टन NaCl में Na प्लस में टूटता, Cl माइनस में टूटता, और मॉल्टन है तो वाटर किस में टूटता, H प्लस में और OH माइनस में टूटता। लेकिन तुमने पहले से रट लिया कि मिलता क्या है, हमें एनोड पे मिलता है यहाँ पर Cl2, और कैथोड पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन। अब लैंग्वेज खुद लिखना चालू करोगे कि दो कैटायन है Na प्लस और H प्लस, अगर वैल्यू नहीं याद है, वैल्यू याद है तो कंपेयर कर सकते हो। आप ऐसे लिखो Na प्लस H प्लस दो कैटायन है, लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के थ्रू H प्लस जो होगा वो प्रेफरेंशियली चला जाएगा। और क्यों जाएगा लिख भी सकते हो, क्योंकि उसका हाँ सर मॉल्टन NaCl लिया ना, एक्वस थोड़ी ना लिया है। मैं एक्वस बोला हूँ, सॉरी मैं गलत बोल गया, एक्वस की बात कर रहा था, ठीक है। मॉल्टन में तो बेटा Na मिलता था, ठीक है, कैथोड पे Na मिलता था, ये मैंने एक्वस लिया है। मॉल्टन वाले में तो Na मिलता था और हाइड्रोजन मिलता था, ये एक्वस। तो अब तुमको पहले से प्रोडक्ट याद रहेगा कि ये मिलता है एनोड पे, तो जब एनोड पे ये मिलता है तो सीधे बोल दोगे कि ये हमको इसलिए एनोड पे मिला क्योंकि इसका एनोड के लिए क्या चाहिए, इनऑर्डर कम, इसका इनऑर्डर कम होता है दूसरे के कंपेरिजन में, ऐसे बोल दोगे, क्योंकि वैल्यू याद तुमने किया नहीं है। और अगर एक्टिव हो तो एक्टिव खुद ही चला जाता है, या ओवर पोटेंशियल। मतलब ओवरऑल ये पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप पहले आंसर देखो, लैंग्वेज को पढ़ो, इन्हीं चारों के बेसिस पे ही आंसर मिलता है।
तो आप पर्टिकुलरली पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इसको लिखना बोलना ये अच्छे से ट्राई करो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन फिर हम बाकी किसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। अभी आज का पोर्शन जो है ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। मैं इसको अभी एक बार कंक्लूड करता हूँ, फिर आपको आगे आपके डाउट बताता हूँ। आपको मैंने सिखाया कि कोरोजन अपर लेयर का खराब हो जाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अलग अलग एलिमेंट का इन ऑर्डर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा एनोड और कैथोड पे ये होता है, और वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, एक्टिव या इनर्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसके अलावा मेरा बच्चा ओवर पोटेंशियल और एक नॉर्मल कंडीशन। चलिए पहले मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, फिर आपके आगे बात करता हूँ।